हेलो क्लास 12। इट्स मोहम्मद हाफिज़ दिस साइड। और आज हम लोग आपका इस चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द बुक फ्लैमिंगो एंड विद द चैप्टर नेम इज़ लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए, बिफोर डिस्कसिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सबसे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, फिर हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चैप्टर दोनों पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर हमारे बेस्ड हैं मतलब दो चाइल्डहुड्स के ऊपर, जो कि मतलब बच्चे अपना चाइल्डहुड एंजॉय नहीं कर पाए, उन्होंने सिर्फ मतलब लेबर वर्क किया। तो देखते हैं कैसे उन्होंने ओवरकम किया अपनी इन बातों को और कैसे चैप्टर फ्लो करता है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज। ये इस टॉप पार्ट 1 है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps ऑफ माई नेबरहुड। देखिए, ऑथर यहाँ बोल रहा है कि उसने साहिब से पूछा, साहिब एक लड़का है, कि तुम ये कूड़े में मतलब क्या ढूंढते फिरते हो, गोल्ड वगैरह क्या तुम देखते फिरते हो अपने नेबर में। उसने ये ऑथर ने अपने पास जो लड़का उसने देखा उससे पूछा। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, शी सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमरी, देयर वॉज मैनी स्ट्रॉम दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। यहाँ पर उसने बताया कि मतलब वो एक जगह से एक यहाँ ऐसा एज अ माइग्रेंट रह रहे थे, यानी कि कहीं और से अपनी जगह छोड़कर आए थे। जहाँ भी वो रहते थे वो उनकी जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी ड्यू टू हैवी स्ट्रॉम और काफ़ी तूफानों की वजह से। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। उसने अपने आप मतलब हल्का सा मटर करा, यानी हल्के से गुनगुनाया कि मतलब उसके पास और कुछ करने के लिए था नहीं। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मतलब यहाँ ऑथर ने बोला कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, लेकिन ऑथर को यहाँ फ़ौरन रियलाइज़ हुआ कि मतलब उसकी साउंड एक तरह उसकी ये जो एडवाइस थी एक तरह से हॉलो एडवाइस थी, क्योंकि वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था उसके मम्मी पापा के लिए कि वो उसको स्कूल भेज पाते। आगे देखते हैं। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। यहाँ साहिब ने बोला कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब होगा तो मैं चला जाऊँगा। और यहाँ ऑथर ने बोला कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर देता हूँ, यानी मैं स्कूल खोल लेता हूँ, तो तुम क्या तुम आओगे। अब यहाँ पर उसने एक तरह से जोकिंगली बोला था ऑथर ने। यहाँ पर उसने साहिब ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, बहुत ब्रॉड स्माइल के साथ उसने जवाब दिया। अब कुछ डेज़ बाद वहाँ पर साहिब का जब उससे इत्तेफाक हुआ, साहिब उससे मिला ऑथर से, तो वहाँ पर साहिब ने उससे क्वेश्चन करा कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है, इट टेक्स टू लॉन्गर टू बिल्ड। अब यहाँ पर उसने बोला ऑथर ने कि स्कूल बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और काफ़ी एम्बेरसिंगली बोला उसने, क्योंकि वो एक तरह से उसने ऐसा प्रॉमिस कर दिया था साहिब की नज़र में जो वो फुलफिल नहीं कर सकता था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। अब काफ़ी टाइम बाद जब साहिब से वो मिलता रहा ऑथर, तो उसने साहिब का नेम पूछा। यहाँ साहिब ने मेंशन किया साहिब आलम। अब साहिब ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स। अब यहाँ पर जो है साहिब को उसके नेम का इवन मतलब नहीं पता था, क्योंकि उसके नेम का मतलब उसके रियल लाइफ से बिल्कुल अपोजिट था। उसके नेम का मतलब था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन साहिब की रियल लाइफ बिल्कुल इस तरह से नहीं थी। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स। अपने नेम से अनअवेयर होकर साहिब जो है स्ट्रीट में घूमता रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपेयर एट नून। वो एक बेयरफुट ग्रुप में घूमते थे, यानी कि बेयरफुट मीन्स बिना चप्पलों के, विदाउट एनी स्लीपर। तो वहाँ पर एक पूरा ग्रुप ऐसे ही चलता था। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा तो साहिब को वो लोग जानते रहे, यानी कि ऑथर जो है वो सब लोगों को जानता रहा। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स। अब यहाँ पर ऑथर ने पूछा उन ग्रुप्स वालों से कि आप लोग सब चप्पल क्यों नहीं पहने, मतलब स्लीपर्स क्यों नहीं पहने हुए। आई आस्क वन, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। एक ने जवाब दिया कि मेरी मम्मा मुझे निकाल कर नहीं देती शेल्फ में से। और इवन इफ़ शी डिड नॉट इवन, और यहाँ पर दूसरे बंदे ने किसी ने बोला कि अगर वो निकाल कर दे भी देंगी तो भी क्या नाम ये नहीं पहनेगा। और एक बंदा वहाँ पर अपने शूज़ को छुपाने लगा, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे थे, मतलब अलग दोनों पैरों में अलग तरह के शूज़ वो पहना हुआ था। वैन आई कॉमेंट ऑन इट, जब ऑथर ने उस पर कॉमेंट किया तो उसने शफल कर फीट अपनी और बोला नहीं नहीं कुछ नहीं। अब तीसरे बंदे ने बोला आई वॉन्ट शूज़, और एक तरह से उसने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी पेयर ऑफ शूज़ नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। अब यहाँ ऑथर मेंशन कर रहा है कि मतलब अलग अलग सिटीज़ में जाकर उसे पता चलता है, मतलब कि वहाँ पर काफ़ी बच्चे जो है वो बेयरफुट ही घूमते हैं रोड्स पर, विलेज रोड्स पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ये लैक ऑफ मनी की बात नहीं थी, सिर्फ एक ट्रेडिशन था, मतलब नंगे पैर चलने का। आई वॉन्डर
इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, अब ऑथर ने सोचा कि ये शायद एक बहुत अजीब एक्सक्यूज़ दे रहे हैं वो अपनी पॉवर्टी छुपाने का. आई रिमेंबर अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. अब यहाँ पर उसे एक स्टोरी याद आई ऑथर को, जिसके अकॉर्डिंग एक ये छोटा बच्चा पास टेम्पल के पास स्कूल जाता था, जहाँ पर उसके फादर प्रीस्ट थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टाइम, और वो बच्चा स्कूल के पास टेम्पल के पास रुककर एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रे करता था. 30 साल बाद जब ऑथर वहाँ गया तो उसने देखा कि वहाँ पर जो है उसके बैकयार्ड पर वही प्रीस्ट वहाँ पर था. वो रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर्स वहाँ पड़ी हुई थी और एक बॉय ग्रे यूनिफॉर्म में वहाँ पर सॉक्स पहनकर स्कूल जा रहा था. अराइव पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डेड बैग. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the ragpicker in my neighborhood remained shoeless. अब यहाँ पर उसने देखा कि मतलब एक प्रीस्ट का मतलब जो उसका चाइल्ड था वो उसकी प्रे फुलफिल हो गई थी, उसे शूज़ मिल गए थे. लेकिन अभी भी उसके नेबरहुड में काफ़ी सारे बच्चे रैक पिकर्स जो थे वो शूलेस थे. My acquaintance with the barefoot ragpicker leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. देखिए वो सीमापुरी में लगभग ज़्यादातर ऐसे ही लोग रहते थे यहाँ पर, और 1971 में ये सब लोग बांग्लादेश से आए थे. साहिब की भी फैमिली इनमें से ही एक थी. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. सीमापुरी मतलब एक ज़माने में ऐसा इलाका हुआ करता था जहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं था. वहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मड के बने हुए थे, रूफ ऑफ टिन डली हुई थी और ट्रैपलिन भी. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीवेज वगैरह, ड्रेनेज और रनिंग वाटर था. और वहाँ पर लगभग 10,000 रैक पिकर्स रहा करते थे. दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. और लगभग वो लोग वहाँ पर 30 साल से रह रहे थे बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी परमिट के. लेकिन उनके पास राशन कार्ड था जिससे कि वो वहाँ पर राशन और ग्रेन्स वगैरह लिया करते थे. फूड उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सर्वाइवल से भी ज़्यादा, आइडेंटिटी से भी ज़्यादा, क्योंकि सर्वाइवल इंपॉर्टेंट था आइडेंटिटी से भी. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि हमें मतलब खाने पीने से ही हम यहाँ ज़िंदा रह सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है. अब यहाँ पर वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ साड़ीज़ में काफ़ी ज़्यादा वुमेन थी. वहाँ पर ऑथर ने उनसे पूछा कि आप लोग अपना इतना ब्यूटीफुल लैंड, इतना ग्रीन लैंड क्यों छोड़कर आ गए. तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि हम लोगों को जहाँ खाना दिखता है वहीं टेंट वगैरह बनाकर और अपने ट्रांजिट होम्स बना लेते हैं, यानी कि टेम्प्रेरी. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. और उनके बच्चे उनके पार्टनर बन जाते हैं सर्वाइवल में. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब था रैक पिकिंग. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट. गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड. एक तरह से गार्बेज उनके लिए गोल्ड था, क्योंकि उससे ही उनको वही उनके लिए फीडिंग वे था. इट इज़ द डेली ब्रेड. डेली ब्रेड वही थी उनके लिए, छत भी उनके सिर पर उसी से मिलती थी उन्हें. और चाहे लीकिंग रूफ भी क्यों ना हो, तो बच्चों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि वो उनके लिए मतलब एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिटेट में वो रह रहे थे. आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 rupee नोट. साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for this. I hope of finding more. साहिब ने यहाँ मेंशन किया कि उसे कभी कभी 10 रुपये का नोट और कभी कभी 1 रुपये का भी सिक्का उसे गार्बेज से मिलता है. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. यहाँ उन्होंने मेंशन किया कि गार्बेज मतलब बच्चों के लिए कुछ और ही मीन करता था, पेरेंट्स से अलग. फॉर द चिल्ड्रन इट मतलब बच्चों के लिए भी एक तरह से रैप्ड वंडर था, और बड़ों के लिए सिर्फ एक सर्वाइवल का तरीका. One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. एक दिन साहिब को ऑथर ने अपने घर के पास देखा, फेंसिंग के पास, और वो देख रहा था दो लोगों को टेनिस खेलते हुए. I like the game he hums. Content to watch if it is standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. अब यहाँ पर वो उसने हल्के हल्के बोला कि उसे गेम अच्छा लग रहा था, और गेट कीपर ने उसे झूला झूलने भी दिया था. साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़. साहिब भी जो है टेनिस शूज़ पहना हुआ था, और वो जो है काफ़ी डिस्कलर्ड शर्ट्स और शॉर्ट्स में था. समवन गेव दैम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. अब उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा ऑथर से कि ये मुझे किसी ने दिए हैं.
और यहाँ पर इसके बाद द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम। और ये रिजेक्ट इसलिए कर दिए गए थे शूज़ एक रिच बॉय की वजह से, क्योंकि उस शूज़ में एक होल था। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब जिसने कभी शूज़ नहीं पहने थे उसके लिए होल वाले शूज़ भी ड्रीम कम ट्रू थे। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो जो गेम इतनी ध्यान से देख रहा था वो बिल्कुल उसकी समझ से परे था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन द वे टू द मिल्क बूथ। अब एक सुबह ऑथर ने उसे देखा साहिब को एक मिल्क बूथ पर जाते हुए। उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था और वो जो है एक टी स्टॉल पर काम करने लगा था एक रोड पर। और उसने बताया साहिब ने कि उसे उसके काम के बदले 800 रुपये दिए जाते थे और ऑल हिज मील सारे टाइम का खाना उसे वहाँ मिलता था। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफुल लुक। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला कि उसके चेहरे से केयरफ्री लुक जो था वो अब नहीं रहा था। और साहिब जो है वो स्टील का कैनिस्टर लेकर जाता था प्लास्टिक बैग की जगह, और वो स्टील का कैनिस्टर बहुत ज़्यादा हैवी भी लगता था प्लास्टिक बैग को कंपैरिजन में। ओवर हिज शोल्डर द बैग वॉज हिज द कैनिस्टर बिलोंग्स टू हिज मैन। बैग उसका खुद का था लेकिन कैनिस्टर जो है वो टी शॉप के ओनर का था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब जो है वो अपना ही खुद का मास्टर नहीं बचा था, यानी अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं बचा था। अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अब काम नहीं कर सकता था। जैसे उसको टी स्टॉल का मालिक बुलाता उसे वैसे ही सारे काम करने होते। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड ऑल दिस चैप्टर, ऑल दिस पार्ट। तो अब इस ही वीडियो में हम इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब यहाँ पर देखिए किसका नाम लिया गया है, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। यहाँ पर एक मुकेश नाम का बंदा है जो कि ये अनाउंस करता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। अब यहाँ पर ऑथर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ नॉलेज है। यहाँ पर मुकेश बोलता है कि मैं कार चलानी सीख लूँगा, और उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा स्पार्क होती है इस बात को लेकर, इस ड्रीम को लेकर। और ये ड्रीम उसके लिए एक तरह से ऐसा होता है जैसे किसी रेगिस्तान में टहलते मुसाफिर के लिए कोई पानी की नदी होती है, वैसी सेम ही उसके लिए कंपेयर करता है ऑथर। वो फ़िरोज़ाबाद का रहने वाला था मुकेश, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैंगल्स बनती थी और फ़िरोज़ाबाद था ही इसीलिए फेमस। और फ़िरोज़ाबाद में हर दूसरी फैमिली जो है आपको बैंगल काम करते हुए मिलेगी। वहाँ पर फर्नीचर्स के पास वो लोग काम करते थे, वेल्डिंग ग्लासेस से बैंगल्स बनाया करते थे। मुकेश की भी फैमिली उनमें से एक थी और उनको किसी को ये वाली बात नहीं पता थी कि ऐसी ग्लास की भट्टियों में काम कराना बच्चों के लिए इलीगल है। और यहाँ पर लगभग 20,000 चिल्ड्रन यानी 20,000 बच्चे जो है ऐसे हॉट फर्नेसेस में यानी कि ऐसी भट्टी में जो है वो रोज़ काम करा करते थे और उनका पूरा दिन मतलब इसी काम में लग जाता था। मुकेश आइस बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज़ रीबिल्ट वी वॉक डाउन स्ट्रिंकिंग लेन्स चोक विद गार्बेज। अब देखिए यहाँ पर मुकेश उस ऑथर को अपने घर लेकर जाता है जो कि मतलब चोक्ड गलियों में से जा रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा कूड़ा वहाँ पर पड़ा होता है और वहाँ पर मतलब किसी भी दरवाजे पे डोर्स या विंडोज़ नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अनसेफ घर्स बने हुए होते हैं और वहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमंस को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ही स्टॉप एट डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। एक दरवाजे पर रुकता है और वहाँ पर वो उसको नॉक कर कर अंदर चला जाता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक इन वन पार्ट ऑफ इट डैश्ड विद डेड ग्लास is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling Spanish leaves. On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetable. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. अब देखिए ऑथर यहाँ पर एक सिचुएशन बता रहा है कि वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही होती है। वहाँ पर ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ होता है और एक यंग वुमेन जो है वहाँ पर पूरी फैमिली के लिए मील बना रही होती है और उसकी आँखें पूरी स्मोक से भरी हुई होती है क्योंकि वो एक मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल कर रही होती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश की एल्डर ब्रदर की वाइफ होती है यानी कि मुकेश की सिस्टर इन लॉ। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. और वो हर किसी की रिस्पेक्ट में आकर मतलब अपना सर ढककर रिस्पेक्ट में खड़ी हो जाती है। When the older man enters, she withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. As custom demand, daughter-in-law must veil their faces before male enters. और ये कस्टम को फॉलो करते हुए वो जब भी कोई बड़ा उनके घर में एंटर होता है वो अपना सर जो है कवर कर लेती है। और इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोवर्स्ड बैंगल मेकर
Despite long years of hard labor, first as the tailor and then the bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of bangle making. यहाँ पर ही मेंशन किया जा रहा है कि मतलब उनके घर पर जो वो काम चलता था पहले, अब बैंगिंग मेकिंग का चल रहा है, पहले टेलरिंग का चलता था, लेकिन वो फिर भी इतना मैनेज नहीं कर पाए थे कि वो अपना आज तक घर रेनोवेट करा सकते, अपने बच्चों को पढ़ाने भेज सकते। सिर्फ उन्होंने अपने बच्चों को बैंगल मेकिंग का काम ही सिखाया था। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की ग्रैंड मदर बोलती हैं कि उसका करम है, यही उसकी किस्मत है। और मुकेश की ग्रैंड मदर ने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है इसी काम में, मतलब पॉलिशिंग के काम में बैंगल्स के। कैन अ गॉड गिव लाइनेज एवर बी ब्रोकन, यानी कि वो बोलते हैं कि पता नहीं ऊपर वाले की दी हुई ये लकीर कब मतलब टूटेगी। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, हम एक ऐसी कास्ट में बॉर्न हुए जो कि बैंगल मेकर्स की है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, और हमने कुछ नहीं देखा है सिर्फ बैंगल्स मेकिंग के अलावा, हर जगह, यार्ड में, हाउस में, हर जगह। और फिरोज़ाबाद में जो है स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, हनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो lie in mounds of unkempt yards and are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. यहाँ पर बताया जा रहा है फिरोज़ाबाद में सब कलर्स की बैंगल बना करती थी। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to dark than to the light outside. हम यहाँ पर बता रहे हैं कि वो सब लोग आपस में बैठा करते थे और वेल्डिंग किया करते थे उन ग्लास बैंगल्स की, और उनकी आइज़ इस तरह से एडजस्ट हो गई थी कि उन्हें अंधेरे में ज़्यादा अच्छा दिखाई देता था। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और उनका एडल्ट्स बनने से पहले ही वो शायद अपनी आईसाइट खो देते। सविता यंगल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एडल्टली वुमन soldering pieces of glass as her hands move mechanically like a tongs of machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. अब यहाँ पर उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम था सविता, जिसके हाथ बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे थे। It symbolizes that an Indian woman, Suhag auspiciousness in marriage, it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hand dyed red with henna, and red bangle rolled onto her wrist. She will become a bride like the old woman. अब यहाँ पर सविता के बारे में उसने सोचा कि एक दिन ये भी बच्ची बेचारी बड़ी होकर ऐसी कस्टम्स में फंस कर रह जाएगी, मतलब सिर्फ वो अपने सुहाग के लिए जो भी उसका कर्म है वो करेगी, यानी बैंगल मेकिंग करेगी, और सिर्फ अपने हाथों पर वो चूड़ी वगैरह बांध कर ये काम करने लग जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि ऐसा बन चुकी हैं, यानी कि उसने जो उसके बिसाइड वुमेन थी, यानी कि जो उसकी दादी थी, जो कि पहले ही ऐसी बन चुकी थी, उसने सोचा ये भी ऐसी बन जाएगी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। उनके हाथों में बैंगल्स ज़रूर थी लेकिन आंखों में कोई रोशनी या चमक नहीं थी। एक वक्त से भरकर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ऑफ ड्रेन्ड ऑफ जॉय शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। वो बेचारे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में थे कि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में एक टाइम का मील भी नहीं खाया था जी भर कर। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उनके हस्बैंड यानी ग्रैंडफादर ने बोला कि मुझे चूड़ियों के बारे में किसी और चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ऑल आई हैव डन इज़ अ मेक हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। सिर्फ मैंने एक घर बनाया है अपनी फैमिली के रहने के लिए। हेयरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड दैट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। अब यहाँ पर उन्होंने सोचा कि एटलीस्ट इनके पास अपने छत पर एक रूफ तो है ही जिसमें रह सकते हैं, बहुत से तो इवन ये भी नहीं कर पाए। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन दो टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability of dream. हम यहाँ पर बता रहे हैं कि मतलब फिरोज़ाबाद में ये काम करते करते उनके सारे सपने ही मतलब एक तरह से डेड हो गए हैं। उनको इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। हर छोटे से बड़ा हर कोई नम बन चुका है। हर किसी का माइंड मतलब बिल्कुल सुन पड़ चुका है और हर किसी की इनिशिएटिव स्किल हो गए। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who traped their father and forefather. Even we get unorganized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. अब यहाँ पर
ऑथर ने उनसे बोला कि मतलब आप ना ऐसा कुछ क्यों नहीं करते जिससे आपका बिजनेस बढ़े बैंगली मेकिंग का। तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया अंकल ने कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो इलीगली हम जो है पुलिस से पिटेंगे और वो हमें जेल में डाल देंगे इलीगल काम करने के। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली। देयर फादर are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that move from poverty to apathy to greed and to injustice. वो लोग बिल्कुल हिम्मत हारे हुए थे, कोई उनके पास होप नहीं था, सिर्फ गरीबी में जी रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वो जैसा चल रहा था वो वैसे ही कर रहे थे। I see two distinct worlds, no one of the family caught in a web of poverty burden by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circus to the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law और एंड द पॉलिटिशियंस और द ब्यूरोक्राट्स। अब देखिए यहाँ पर ऑथर ने बोला कि मतलब मेरे सामने दो ऐसी दुनिया है जहाँ पर एक लोग तो बिल्कुल बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, बॉन्डेड लेबर, और दूसरी तरफ ये क्रूअल साहूकार्स हैं और पुलिस वाले हैं जो कि इनको ऐसे करने पर मजबूर कर रहे हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर टू डू एनीथिंग एल्स would mean to dare, and daring is not part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic. He repeats he will go to garage and learn, but the garage is long way from his home. I will walk, he insists. अब यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करा कि चलो मुझे खुशी है एटलीस्ट कोई तो है मुकेश जैसा कि जो उसके मतलब मन में एक सपना है, एक चाहत है कि कुछ करने की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा और वो गैराज में जाकर कुछ सीखेगा। लेकिन उसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था गैराज, तो इसलिए ऑथर ने उसे इंसिस्ट करा कि तुम जाओ और कुछ जाके सीखो। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही सडनली साइलेंट, नो ही सेज। अब ऑथर ने उससे पूछा कि तुम्हारा सपना प्लेन उड़ाने का भी है? तो मुकेश ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ही सेज स्टार्टिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. अब यहाँ पर मुकेश ने कहा कि नहीं मुझे सिर्फ कार्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि कार्स यहीं पर मतलब मुझे क्योंकि यहीं रहना है और जो करना है यहीं रहकर करना है, और प्लेन्स उड़ाना सीखूंगा तो प्लेन्स से जो है फिरोज़ाबाद के ऊपर उड़ते हैं, यानी कि फिरोज़ाबाद से बाहर जाते हैं। तो उसका कहने का मतलब था उसे जो करना था फिरोज़ाबाद में ही रहकर करना था, वो बाहर नहीं जा सकता था। सो गाइज दीज वॉज द टू स्टोरीज दैट वी हैव गॉन थ्रू फ्रॉम द होल चैप्टर। दोनों स्टोरीज मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपके अंडरस्टूड हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप इसको रिवाइंड कर वीडियो को पॉज कर समझिए, उसको अंडरस्टूड करिए चैप्टर को। और कोई भी स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड आवर वीडियोज़, and please subscribe to our channel, that is Advanced Study. Thank you everyone.